2026 हॉरर मूवीज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साल रहा, तो इस साल कमबैक करना तो बनता ही था। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें फैमिली ड्रामा, खतरनाक गोर और थ्रिल भर भर के है। जहाँ पर एक माँ अपने बेटी को मारना चाहती है, बहन अपने भाई को और भाई अपने बहन को, और ये मोहतरमा अपने आप को। मैं इविल डेड फ्रेंचाइज का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इसलिए 2023 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी मैं अकेले थिएटर चला गया था इस मूवी को एंजॉय करने। पर मेरी फूटी किस्मत, मेरे पीछे के सीट पे ठीक ऐसे 4 बकलोल लौंडे बैठे थे जो पूरे टाइम बकलोली करते रहे और मेरे पूरे थिएटर एक्सपीरियंस की कंट्रोल कंट्रोल उदय। एनीवेज, शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो मूवी स्टार्ट होती है सैम रेमी के आइकॉनिक सिनेमाटोग्राफी स्टाइल से। कैमरा पैन होते हुए जंगल से बीचों बीच निकलते हुए एक लड़की की तरफ आगे बढ़ती है और हमें लगता है कि ये एक ईविल स्पिरिट है। बट सरप्राइज सरप्राइज, एक्चुअली में वो एक ड्रोन था जो कि एक निहायत ही इरिटेटिंग कैरेक्टर केलब चला रहा था। वो ड्रोन उस लड़की टेरेसा के सर के थोड़े से ही पास से जाती है और वो डर जाती है और फिर गुस्सा होकर केलब को बोलती है, अगर ये मुझे लग जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। और इसके रिप्लाई में केलब बोलता है, इससे सिर्फ तुम्हें खरोच ही लगता है, तुम्हारा सर तो धड़ से अलग नहीं हो जाता है। अबे साले, जब टेरेसा उसे जेसिका के बारे में पूछती है जो कि टेरेसा की कजिन और केलब की गर्लफ्रेंड है, तो केलब उसके रिप्लाई में बोलता है जेसिका की तबीयत अभी खराब है तो वो दवाई लेके सो रही थी। ये सुन के टेरेसा केबिन में जाती है जेसिका के पास, जहाँ पर वो देखती है कि जेसिका की हालत बहुत ही खराब है और वो बिस्तर पे लेटी हुई है। और जेसिका का ये हालत देख के टेरेसा एक रिस्पॉन्सिबल बहन की तरफ बोलती है, मैं बहुत बोर फील कर रही हूँ, क्या मैं तुम्हारा ख्याल लेके घर चला जाऊँ। पर जेसिका का हालत इतना खराब था कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। फिर टेरेसा एक बुक लेके जो कि वुदरिंग हाइट्स थी पढ़ने बैठ जाती है। हम देखते हैं जेसिका अचानक से बिस्तर पे उठकर बैठ जाती है और बुक्स में लिखी हुई लाइंस बिना देखे बोलने लगती है। अरे बाप रे! अगर मैं टेरेसा की जगह होता तो उसके मुंह पे भूख मार के मैं भाग जाता। बट टेरेसा एक बहुत अच्छी लड़की है, वो जेसिका को संभालने जाती है, बट जेसिका बिस्तर से गिर के एक चिपचिपी वाइट सी उल्टी करती है। आई मीन वो क्या चीज़ था वो मैं आपके इमेजिनेशन पे छोड़ देता हूँ। टेरेसा जेसिका को संभालने के लिए उसके पास जाती है, बट इट्स टू लेट क्योंकि जेसिका ऑलरेडी डेड में बदल चुकी थी। वो टेरेसा के चोटी पकड़ के इतने जोर से खींचती है कि पूरा का पूरा टेरेसा का स्कैल्प उखड़ जाता है। खून से लथपथ टेरेसा केलब के पास आती है और उसके पीछे पीछे जेसिका भी वहां आ जाती है, अपने हाथ में टेरेसा का उजला चमन लेके। सॉरी। केलब के ड्रोन को एक हाथ में पकड़ के जेसिका एक क्रीपी सा स्माइल देती है और उसके बाद वो ड्रोन अपने मुंह पे मार लेती है। ड्रोन के ब्लेड से उसको खरोच लगती है और वो पानी में जाके गिर जाता है। और ये सब देख के हमारे चंडीगढ़ के चिंटू केलब उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और फिर क्या होना था, जेसिका केलब का मुंडी उखाड़ के बाहर फेंक देती है। और फिर जेसिका एक आइकॉनिक तरीके से पानी से बाहर आती है विद द आइकॉनिक टाइटल कार्ड। ये था मूवी का इंट्रो और इसके बाद स्टोरी जाती है एक दिन पहले। हम इंट्रोड्यूस होते हैं बेथ से, जो कि एक बैंड में इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट है और उसे पता चलता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। सो एज एवरी यंगर सिबलिंग्स वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चली जाती है अपनी बड़ी बहन के पास। तो बेथ की बड़ी बहन है एली, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है और 3 बच्चों की सिंगल मदर भी है। और वो एक पुराने से बिल्डिंग में रहती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में है और उन्हें वहां से शिफ्ट भी करना पड़ेगा कुछ ही दिनों में। पर अभी तक उनके पास कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर वो शिफ्ट कर सके। हम बेथ के 3 बच्चों से भी मिलते हैं, उसकी बड़ी बेटी ब्रिजिट से, जो कि एक रेबल टाइप ऑफ किड है और थोड़ा नो बुलशिट टाइप ऑफ गर्ल एंड प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली लड़की। उसकी छोटी बेटी केसी, जो कि थोड़ी अजीब है क्योंकि एक अच्छे खासे डॉल को काट के उसने ये बनाया है और उसका नाम दिया स्टेफनी। एनीवेज, और हम मिलते हैं उनके एक लौते सुपुत्र डैनी से। इस चिलगोजे पे हम बाद में आएंगे। तो बेथ इन सबसे मिलती है और एक बहुत ही अच्छा फैमिली बॉन्डिंग टाइम और सीक्वेंस बनता है क्योंकि वो लोग बहुत साल बाद मिल रहे थे। बेथ सबके लिए गिफ्ट लाई थी, वो सबको देती है, सब बहुत खुश थे। बट यहाँ पर उसने एक गलती कर दी। उसने
उनके पापा के लिए भी गिफ्ट लाया। जी हाँ, बेथ को पता ही नहीं था कि उसके बहन का डिवोर्स चल रहा है। तो सिचुएशन अब बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। तो एली बोलती है, बच्चों जाओ जरा पिज्जा लेके आओ। बच्चे कार लेके पिज्जा लेने चले जाते हैं और दूसरी तरफ बेथ एली को बोलती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम मुझे बताते तो मैं फ्लाइट पे चढ़ के तुम्हारे पास अभी के अभी चली आती। इसके रिप्लाई में एली बोलती है, अबे बहन के पकौड़े, मामा के भुजिए, मैंने तुझे फोन किया था, एक नहीं दो बार किया था, पर तुम तो ठहरी चू। अपने बहन से 4 गाली खा के बेथ को अपना गलती रियलाइज हो जाती है और वो एली से माफी भी मांगती है और एली अपना बड़प्पन दिखाते हुए इसे माफ भी कर देती है और उससे पूछती है, ये सब छोड़, तू अपना मुंह उठा के यहाँ पर क्यों आई वो बता। तो बेथ अपना प्रेगनेंसी की बात एली को बता नहीं जाने वाली थी कि तभी आ जाता है एक भूकंप। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बच्चे पिज्जा लेके नीचे तो आ चुके थे पर भूकंप के वजह से गैरेज पे ही अटक गए थे। भूकंप के रुकने के बाद वो लोग जब ऊपर जाने वाले थे तो डैनी को दिख जाता है एक गड्ढा जो कि भूकंप के वजह से ही बना था और उसको लगता है कि उसे वो जाके इंस्पेक्ट करना है। वाह रे मेरे एसीपी पद्दुमन। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिस्टर ब्रिजिट उसे वहां जाने पे मना करती है, पर कहते हैं ना, कीड़ा सिर्फ दांत पे नहीं होता, खुजली सिर्फ हाथ पे नहीं होता, और हमारे डैनी को तो ज्यादा ही खुजली होता है। तो वो किसी के बात ना सुनते हुए उस गड्ढे में चला गया। वहां पर उसे एक पुरानी पिक्चर मिलती है जहां पर 3 प्रीस्ट है, उसके साथ 2 रिकॉर्ड्स मिलते हैं और एक क्रॉस से प्रोटेक्ट किया हुआ एरिया में एक बुक मिलता है जो कि पूरी तरीके से कवर्ड है और जिसके ऑपोजिट साइड पे ये जीसस का स्टैचू था। उस बुक के कवरिंग को हटाते ही बहुत सारे कीड़े बाहर आ जाते हैं। इतने सारे साइंस काफी होते हैं एक नॉर्मल इंसान को समझने में कि ये बुक शापित है, बट हमारा डैनी तो डैनी है, उसे तो बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो वो ये सब लेके बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एली और बेथ अपने पड़ोसी गैब्रियल से मदद मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था बच्चे किधर है। गैब्रियल और मिस्टर फैंटो उन्हें मदद करने के लिए बाहर जा ही रहे थे कि तभी बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। बच्चों को देख के एली बहुत खुश हो जाती है, पर उन्हें डांटती भी है क्योंकि उन्होंने अर्थक्वेक के बाद एक लिफ्ट को यूज़ किया है। और उसके बाद थोड़ा सा फैमिली बॉन्डिंग टाइम होता है और वो लोग बहुत खुश दिखते हैं एक साथ। Honey, you've got a big storm coming. अब डैनी ब्रिजिट को वो बुक दिखाता है और हमें पता चलता है वो बुक और कोई नहीं, नेक्रोनॉमिकॉन है, द बुक ऑफ द डेड। ये वाला बुक 2013 वाला बुक से अलग है। अगर आपको पता है कि इविल डेड की आर्मी ऑफ डार्कनेस जो मूवी है, जो कि फ्रेंचाइज की 3rd मूवी है, उसमें दिखाया गया कि नेक्रोनॉमिकॉन 3 तरह के हो सकते हैं और ये उसमें 3rd वाला है। एनीवेज, तो उसमें एक नुकीली दांत जैसा कुछ चीज़ था जो कि डैनी खोलने की कोशिश करता है और उसके हाथ पे कट लग जाता है और उसके हाथ से कुछ खून उस बुक के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद बुक अपने आप ही खुल जाता है। बुक्स को खोलने के बाद वो लोग बहुत ही डिस्टर्बिंग कुछ इमेज देखते हैं जो देखकर ब्रिजिट बुक को बंद कर देती है और डैनी को बोलती है कि इस बुक को अभी के अभी बाहर लेके जाओ। पर डैनी को किसी की सुननी कहा है। वो ब्रिजिट को बोलते हैं हाँ ठीक है। ये बोल के ब्रिजिट को बाहर निकाल के वो रिकॉर्ड चला देता है। मतलब वो जो रिकॉर्ड उसे मिला था उसमें से एक रिकॉर्ड चला देता है। अब जब पहला रिकॉर्ड सुनता है उसमें एक प्रीस्ट बोल रहा है कि इस बुक को हमने बुक ऑफ डेथ नाम दिया है और इस बुक से एक इविल स्पिरिट जाग जाता है। ये सब सुनने के बाद एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? उस बुक को वापस दे के आएगा, रिकॉर्ड को बाहर फेंक देगा? नहीं, हमारा डैनी दूसरा भी रिकॉर्ड चला देता है जिसमें था इविल को जगाने वाला मंत्र। मतलब कैसा अखंड चू। एनीवेज, और दूसरी तरफ हम देखते हैं एली लॉन्ड्री करने नीचे जाती है। पता है किसमें? लिफ्ट में। जी हाँ, अपने बच्चों को लिफ्ट को यूज करने से मना करके वो खुद लिफ्ट से नीचे जा रही है। मतलब हिपोक्रेसी इनके ब्लड में है। और फिर क्या होना था? एक तरफ इवल का मंत्र बजता है और दूसरी तरफ इवल जाग जाता है। और ये मूवी का इवल इतना इवल है वो सीधा जाके डैनी को नहीं पकड़ लेता है एली को। आई मीन क्यों? आई मीन वाई? जब इस लप्पूसा सचिन, ये लप्पूसा डैनी ने सब कुछ किया, जब इसको, इस झिंगुर को इतना खुजली हुआ, इसने मंत्र पढ़ा, इसने सब कुछ बाहर निकाला, तो इवल इसे पॉसेस ना करके, क्योंकि काम डाउन, तो इस झिंगुर को मारो ना। एनीवेज, तो इवल आकर लिफ्ट में फंसी हुई एली पर अटैक कर देती है। पहले उसके ईयरलोब से ईयरिंग फाड़ देता है, फिर लिफ्ट के वेट से उसके गले को घोंटकर उसे लटका देता है। उसके हाथों को, उसके पैरों को लिफ्ट के वेट से जकड़ कर उसके हाथ पैर सब तोड़ देता है।
एली बहुत दर्द में बहुत जोर से चीखती है और उसके साथ पूरे बिल्डिंग का करंट चला जाता है। अब दूसरी तरफ एली को घर पे सब ढूंढ रहे थे और कैंडल जला के रोशनी करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि करंट नहीं था। तभी फ्रंट गेट ओपन हो जाता है और एंट्री होती है। हमें समझ में आता है कि एली अभी डेटाइट बन चुकी है। वो अंधेरे में ही किचन में घुस जाती है और फिर गैस जलाकर पैन में ऑमलेट बनाती है। हे ये सुनने में बहुत कॉमेडी लग रहा है पर ये सीन बहुत ही क्रीपी था। ऑमलेट पे उसका खून गिर रहा था और वो एक शेल के साथ ही ऑमलेट बना रही थी। और ये ऑमलेट बनाते बनाते एली बोलती है उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सपना आया। वो सब एक साथ पिकनिक कर रहे थे, बहुत अच्छा हवा चल रहा था, बहुत पेड़ थे वहाँ पर, बहुत सुंदर सन निकला था। ऐसे टाइम पे उसे एक मेलोडी सुनते हुए ये ख्याल आया कि कितना अच्छा होता अगर एली अपने बच्चों को छोटे छोटे टुकड़े करके उनके अंदर समा जाती। ये सब बोलने के बाद एली अजीब तरीके से क्रॉल करके बेड की तरफ जाती है। उसके बाद एली वाइट वॉमिट करती है जो कि पहले जेसिका ने भी किया था और वॉमिट करने के बाद वो उस वॉमिट में ही गिर जाती है। उसकी ये हालत देख के बेथ और डैनी उसे लेके हॉस्पिटल जाने के लिए कोशिश करती है पर ना ही लिफ्ट चल रहा था और ना ही उनके पास सीढ़ियाँ थी क्योंकि उनके फ्लोर के स्टेयर्स टूट चुके थे। डैनी दूसरों को मदद करने के लिए बुलाने जा रहा था पर एली मर चुकी थी। वो लोग एली को अंदर लेके लेटा देते हैं और गैब्रियल बोलते हैं कि लेट्स डू अ प्रेयर एली की आत्मा को शांति देने के लिए। बेथ पहले तो मना कर रही थी क्योंकि उसके हिसाब से एली इज़ नॉट अ रिलीजियस पर्सन, पर फिर वो भी प्रेयर करने आ जाती है। प्रेयर करने के बाद गैब्रियल और मिस्टर फोंटो फायर एग्जिट को खोलने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकल पाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बेथ एली के डेड बॉडी के पास बैठकर उसे बात कर रही थी। बोल रही थी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं और तुम्हारी आवाज़ कभी नहीं सुन पाऊंगी। कि तभी बेथ के फ़ोन में एली की वॉइस मैसेज आती है। एली का ट्रू सेल्फ चीख चीख के बोलती है मुझे बचा लो बेथ, मैं यहाँ पर जल रही हूँ। और ये बोलते ही बेथ का फ़ोन पूरा क्रैक हो जाता है और उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और पीछे घूमते ही बेथ देखती है कि एली उठकर बैठ गई है। बेथ जब उसको छूती है तो उसे लगता है कि एली का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई है तो वो डैनी और ब्रिजिट उसको लेके बाथ टब पे लेटा देते हैं। पर तभी एली बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। उसका आँख पूरा पीछे चला जाता है, ब्लडी आई हो जाता है। ब्रिजिट देख के भाग के आइस लेने जाता है कि तभी एली बाथ टब से छलांग लगा के उल्टा लटक जाती है और फिर इतना जोर से चिल्लाती है कि पूरे बाथरूम के आईने टूट जाते हैं और फिर वो भी खुद बाथ टब में गिर जाती है। फिर धीरे धीरे बाथ टब से वो अपना डिफॉर्म डेडाइट फेस बाहर निकालती है और बेथ और डैनी पर हमला कर देती है। बेथ और डैनी वहाँ से भाग के बाहर आ जाते हैं और एली झपट्टा मार देती है बेथ पर और उसके हाथ पर एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है। और ये देखने के बाद ब्रिजिट पीछे से चिल्लाती है और एली उसके तरफ घूम के उसके ऊपर झपट्टा मार देती है। अपने टैटू करने की मशीन को अपने सर पे पहले घुसाती है और उसके बाद ब्रिजिट के आंखों में घुसाने की कोशिश करती है। ब्रिजिट किसी तरह अपने मुंह को घुमा लेती है बट एली उसके गालों पे कट लगा देती है। फिर अपना गंदा डेडाइट वाला जबान निकाल के उसके खून को चाटती है। फिर डैनी एक चेयर से एली को इतने जोर से मारता है कि वो दूसरी तरफ जाके गिरती है। ये सब शो सुन के गैब्रियल वहाँ पर आ जाता है और एली गैब्रियल पे झपट पड़ती है। उसके ऊपर चढ़ के उसका एक आँख पे काट देती है और उस आँख को बाहर निकाल लेती है। फिर उस आँख को निगल जाती है और उसके बाद उसको वॉमिट कर देता है गैब्रियल के ही छोटे भाई पे, जो कि गैब्रियल के छोटे भाई के मुंह के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर बेथ घर का दरवाजा बंद कर देती है और बाहर एली मचाती है तबाही। पहले गैब्रियल के सबसे छोटे भाई को फेंक के मारती है। फिर गैब्रियल जो कि अभी भी जिंदा था उसके गर्दन को नोच के उसे मार डालती है। मिस्टर फोंटो एली को एक शॉटगन से उड़ाने की कोशिश करता है बट दैट्स ऑल्सो फेल क्योंकि मिस्टर फोंटो का गन उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है और एली मिस्टर फोंटो को भी चीर फाड़ देती है और फिर दरवाजे के की होल पे आके एक क्रीपी सा स्माइल देती है। ये सब देखकर ब्रिजिट डैनी को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराती है और उसको 3-4 लप्पड़ मारती है। बेथ आकर उन दोनों को संभालती है और डैनी बेथ को सब कुछ बता देता है और उसे सब कुछ दिखाने के लिए ले जाता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रिजिट जब अपने चोट को मरहम पट्टी करने जाती है, वो देखती है उसकी चोट कुछ अजीब दिखने लगी है और उसके मुंह से, नाक से, आंख से ब्लैक कलर की एक लिक्विड निकलने लगती है। वो उल्टी करने की कोशिश करती है, बट तभी उसके मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं और इन सब चक्करों में वो भूल जाते हैं कि उन्होंने केसी को अकेले छोड़ दिया है। और केसी को लगता है तो क्या हुआ, मैं चलती हूँ मेरे डेडाइट मम्मी से बात करने। केसी की होल से एली से बात करने लगती है और एली उसे बहला फुसला के दरवाजा खोलने को राजी कर लेती है। ठीक है, मैं मानता हूं वो छोटी है, मैं मानता हूं वो बच्ची है, पर इतना कॉमन सेंस तो सब पे होता है। जो औरत अभी अभी किसी का आंख निकल गई, किसी को नोच के खा गई, किसी को फाड़ दिया, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है बेटी। मतलब एक से बढ़कर एक नमूने हैं इस घर में। अब होना क्या है, उसने दरवाजा खोल दी, एली ने उसका गला पकड़ लिया और बेथ और डैनी को आके उसे बचाना पड़ा। तो बेथ किसी तरह फिर से दरवाजा बंद कर देती है और इससे एली गुस्सा हो जाती है और बोलती है बेथ डैनी और कैसी को एक रूम में बंद कर देती है और वो खुद जाती है ब्रिजिट को देखने किचन में। वो देखती है ब्रिजिट किचन काउंटर के ऊपर बैठकर कांच की ग्लास चबा रही थी और उसे निगल रही थी, जिसके वजह से उसके गले के अंदर कुछ स्क्रैचेस भी पड़ रहे थे। बेथ उसे देखकर घबरा जाती है और फिसल के गिर जाती है। ब्रिजिट उसके ऊपर हमला कर देता है एक चीज ग्रेटर से और उसके पैर के मांस को उखाड़ लेती है। तो उसके बदले बेथ भी उसके मुंह पे एक पैन फेंक के मारती है। ये सब शोर सुन के दूसरे रूम से डैनी बाहर आ जाता है तो ब्रिजिट उसके ऊपर हमला कर देती है। ब्रिजिट का ये हाल देख के डैनी डर के भाग जाता है अपने रूम पे और ब्रिजिट भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है और फिर वो डैनी को छोड़ के कैसी पे अटैक कर देती है और कैसी डर के मारे स्टेफनी को आगे कर देता है और जो कि उस ब्रिजिट के सर के आर पार हो जाती है। फिर ब्रिजिट उस लकड़ी को अपने मुंह से बाहर निकालती है और कुछ ही देर पे मुंह के बल गिर जाती है। अब उन सबको लगता है कि ब्रिजिट मर चुकी है। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी उनको कॉमन सेंस नहीं आया। तो पहले तो बेथ उसे वहां पर ही छोड़ के चला गया था, बट लकीली डैनी को अकल आया। पहली बार इस मूवी में डैनी ने कुछ सच्चा काम किया, कुछ अच्छा काम किया। उसने ब्रिजिट के बॉडी को बेड में बांध ली। इतना कुछ होने के बाद बेथ को लगता है कि इससे बाहर निकलने का राज उस रिकॉर्ड में ही है। तो वो चाहती है रूम में सब कुछ बंद करके अपने कानों में हेडफोन लगा के वो रिकॉर्ड को सुनने। और वो सही थी। उसे पता चलता है डेडाइट से बचने के लिए आइदर डेडाइट्स को पूरी तरह बॉडी डिसमेंबरमेंट करना पड़ेगा या फिर उन्हें जला दे सकते हैं, तो ही बॉडी का सोल प्यूरिफाई होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनी ने जो ब्रिजिट को बांधा है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि ब्रिजिट वो रस्सी को तोड़ के फिर से बाहर आ चुकी है और आके वो केसी पे हमला करने ही वाला था कि डैनी केसी को धक्का मार के हटा देता है और ब्रिजिट को स्टैब कर देता है। पर स्टैब करने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ब्रिजिट अपने अंदर से वो चाकू निकालता है, पहले डैनी के हाथ पे स्टैब करता है, फिर डैनी के चेस्ट पे स्टैब करता है। पर डैनी भी शातिर खिलाड़ी था, वो किसी तरीके से ब्रिजिट के ऊपर आग लगा देता है। ब्रिजिट का पूरा बॉडी जल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। पर डैनी भी नहीं बच पाता है, क्योंकि इतना बार स्टैब होने के बाद वो उसका इतना ब्लड लॉस हुआ था कि वो मर जाता है। और मुझे सच में यहाँ पर बहुत हंसी आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एली किसी तरीके से ऊपर के विंड से बेथ के रूम में घुस जाती है। वो बेथ पे हमला कर देती है और बेथ उसके गले में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है, पर इससे एली को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन रेस्पॉन्स एली बेथ को उठा के बाहर पटक देती है और इतना जोर से पटकती है कि पूरा दरवाजा फाड़ के वो निकल आती है। ये सब देख के केसी एक टेबल के अंदर छुप जाती है और वहां पर उसे मिलता है एक सीजर, जो कि केसी ने ही छुपाई थी मूवी के स्टार्टिंग में। जब एली बेथ के ऊपर हमला करती है और उसे बोलती है, मुझे तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक बच्चा भी है। तब केसी उसके तरफ वो सीजर फेंकती है और बेथ उस सीजर को पकड़ के एली के नाक पे घुसा देती है। फिर एली हो जाती है कुछ देर के लिए चुप। आई डोंट नो व्हाई, बट चुप। अब बेथ केसी को लेके बाहर भागती है ताकि फायर एग्जिट से वो निकल सके, और वो मिस्टर फोंटा का शॉटगन भी अपने साथ ले लेते हैं कि तभी एली बोलती है बेथी बू और फिर अटैक कर देती है उन दोनों पे। और बेथ भी यहाँ पर रेडी थी, वो शॉटगन से एली का एक पैर उड़ा देती। फिर भी एली नहीं रुकती है, वो धीरे धीरे उनके तरफ आती है। तो इस बार बेथ उसके सर के तरफ गोली मारने की कोशिश करती है कि तभी मिस्टर फोंटो का बॉडी जग जाता है और वो भी डेडाइट बन के बेथ का पैर पकड़ लेता है। इससे बेथ का निशाना थोड़ा चूक जाता है और मुंडी के जगह एली का हाथ उड़ा देती है।
और फिर शॉटगन के पीछे से मार मार के मिस्टर फोंटे का भरता बना देती है। अब उसे देख के एली हंसने लगती है और बोलती है, Everybody here dies by हम dawn. देखते हैं डेडाइट ब्रिजिट और डेडाइट डैनी भी बेथ के पास आके रोते हैं, हंसते हैं और कुछ अजीब हरकत करते हैं। और फिर वहाँ पर जितने भी डेडाइट थे वो एक दूसरे के अंदर घुस रहे थे, स्किन में घुस रहे थे और वो एक अल्टीमेट फाइनल बॉस मॉन्स्टर बनाते हैं जो कि एक डेडाइट का बॉल था। तो उस डेडाइट के बॉल को देखकर एली और कैसी लिफ्ट में जाके छुप जाते हैं, पर वहाँ पर भी वो सेफ नहीं थे क्योंकि लिफ्ट अचानक से ऑन हो जाती है और लिफ्ट में खून भरने लगता है। खून कैसी और बेथ के गले तक आ जाती है और वो लिफ्ट के ऊपर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट लिफ्ट के ऊपर था वो डेडाइट बॉल मॉन्स्टर जो कि लिफ्ट के ऊपर से वहाँ पर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। बट लकीली ब्लड इतना भर जाता है लिफ्ट में कि लिफ्ट में जो मैक्सिमम पैसेंजर का वेट है वो क्रॉस हो जाता है और लिफ्ट सीधा ऊपर से आके गिरता है नीचे, और नीचे गिरते ही दरवाजा तोड़ के शाइनिंग का रेफरेंस देते हुए ब्लड चारों तरफ बिखर जाता है और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग सीन है। खून से लथपथ बेथ और कैसी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो लोग कार की चाबी से कार ऑन करते हैं, हाथ में शॉटगन लेके वो कार पे बैठ के वहाँ से निकलने ही वाले थे और कार भी टाइम पे स्टार्ट हो गया था। बट ये एक हॉरर मूवी है तो कार को एक गड्ढे में फंसना था और वो कार गड्ढे में फंस गया तो वो लोग निकल नहीं पाए और डेडाइट मॉन्स्टर वहां पर आ गए। तो छुपते छुपाते बेथ और केसी वहां से बाहर निकलने ही वाले थे और पूरा बेथ ने क्रॉस कर ही लिया था कि तभी वो डेडाइट मॉन्स्टर केसी का पैर पकड़ के केसी को लेके बाहर चला जाता है। अगर मैं बेथ के जगह होता मैं वहां से कट लेता, बट बेथ एक बहुत ही अच्छी आंटी है तो वो दरवाजा तोड़ के वापस आके एक हीरो जैसी एंट्री लेके उस डेडाइट मॉन्स्टर पे गोली चला देती है और उसके बदले में डेडाइट मॉन्स्टर उसके मुंह पे चेनसॉ फेंक के मारती है। ये देख के बेथ घबरा जाती है और वो कार के ऊपर से गिर जाती है। अब डेडाइट मॉन्स्टर एक मीट ग्राइंडिंग मशीन को ऑन करके बेथ का पैर पकड़ के उसको उस मशीन में घुसा देने की कोशिश करती है, बट केसी लकीली कुछ काम आती है, वो जाके मशीन को बंद कर देती है और मशीन एक झटके से बंद होता है जिससे बेथ उस डेडाइट मॉन्स्टर के हाथ से छूट जाता है और बेथ के हाथ लग जाता है वो चेनसॉ। वो उठ के खड़ी हो जाती है, चेनसॉ लेती है और चीख के बोलती है, कैसी टर्न ऑन द मशीन, और कैसी भी मशीन चला देती है और फिर होता है फाइनल चेनसॉ बैटल जहां पर बेथ चेनसॉ लेके जाती है और मॉन्स्टर के आर पार कर देती है और पूरा का पूरा जगह खून से भर जाता है। फिर बेथ पुश करके उस मॉन्स्टर को उस ग्राइंडिंग मशीन में डाल देती है, पूरा का पूरा मॉन्स्टर का कचुम्बर बन जाता है। फिर बाकी रहती है एली का सर जो बोलती है बेथी बू, और बेथ बोलती है ये नाम सिर्फ मेरा बहन मुझे बोल सकती है, और फिर एक लात मार के उस मुंडी को मशीन के अंदर डाल देती है। तो यहाँ पर एंड होता है उन दोनों का नाइटमेयर। बेथ किसी को हक करती है और उसको और एक हाथ में चेनसॉ लेके वहां से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं उसी फ्लैट के 5th फ्लोर पे रहती है जेसिका। जी हाँ, वो जो पहले डेडाइट बन गई थी। वो फ्लैट से निकलते हुए टेरेसा से बात करते हुए जा रही थी और बोल रही थी मैं 15 मिनट में तुझे लेने आ रही हूँ। तो टेरेसा का फोन रख के जेसिका कार चला के बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसका नजर पड़ता है पूरा गैरेज क्यों खून से भरा हुआ है, और एज क्यूरियोसिटी किल्स उसका क्यूरियोसिटी भी उसे मार देती है। मतलब इविल स्पिरिट उसे आके पॉसेस कर लेता है और जेसिका के चीख के साथ एंड हो जाता है ये मूवी। तो ये था सस्ते रिकैप ऑफ इविल डेड राइज। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, और भूलना मत सब्सक्राइब जरूर करो। एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो कौन से कैरेक्टर पे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया, कौन सा कैरेक्टर आपका सबसे प्यारा लगा, कौन सा डेथ